अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग एम डी कैट डी कैट की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग कवर करने वाले हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर पार्ट 1 गैसेस। अब ये एम सी क्यूज़ अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये आपके पास पेपर से रिलेटेड हैं। और यहाँ पे आपको ये पेज दिख रहा होगा जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी बुक्स बनी हुई दिख रही होंगी और साथ में आपको यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखे हुए हैं। तो बेसिकली जो बुक्स हैं ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली हैं आपकी प्रिपरेशन में। आप एम डी कैट के लिए तैयारी कर रहे हो, पी कैट के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी जगह के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग बुक्स मिल जाएंगी जिसमें उससे रिलेटेड पास पेपर हैं और प्रैक्टिसिंग एम सी क्यूज़ हैं। अगर आपको ये बुक परचेज़ करनी है तो इसकी हार्ड कॉपी के जो प्राइस हैं वो है 2000 रुपीज़। और अगर आपको ये बुक का PDF चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो उसके प्राइस हैं 400 रुपीज़। उसके अलावा अगर आप अपनी पूरी तैयारी करना चाहते हो, पूरी प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो अपने एम डी कैट ई कैट किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आपने 2026 में, तो उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ग्रुप की फ़ीस है 4500 रुपीज़ फॉर 1 ईयर, यानी कि आपको जस्ट एक बार ये प्राइस पे करनी है, ये फ़ी पे करनी है और आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा जिसमें आपको प्रॉपर लेक्चर, लाइव क्लासेस, नोट्स, प्रैक्टिसिंग MCQs, टेस्ट सब कुछ मिलेगा। उसके अलावा इस ग्रुप में ऐड होने पर आपको जस्ट 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जिससे आपको इसकी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी आपको आपके घर पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए आप लोग 034080577780 और आपको मज़ीद डिटेल्स इसके बारे में पता चल जाएंगी। तो आप ज़रूर इस नंबर पे कांटेक्ट करें और मज़ीद इसके बारे में डिटेल हासिल कर सकते हैं। आप अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आई सजेस्ट कि आप इन चीज़ों से ज़रूर पढ़ें और अपनी तैयारी करें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद MCQ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट 1 गैसेस के बारे में। तो गैसेस के सबसे पहले MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस। तो गैसेस का फिक्स शेप नहीं होता, फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, हाई कंप्रेसिबिलिटी, ये बिल्कुल ठीक होगा कि ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। हम इनको बहुत बड़े से अगर एक जगह पे हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, रोल्स लॉ, सब क्या बोलते हैं, रोल्स लॉ कह रही हूँ मैं, सॉरी, वैन जो करेक्शन है उसमें भी हम क्या बोलते हैं कि गैसेस इस तरीके से सस्पेंडेड होते हैं, इसके पार्टिकल हर जगह फैले हुए स्प्रेडेड हैं, तो हम इनको हाईली कॉम्प्रेस करके इतनी सी जगह में ला सकते हैं। तो ये चीज़ कहलाती है कॉम्प्रेसिबिलिटी। कहाँ इसका इतना वॉल्यूम था, अब कहाँ इतना सा रह गया। तो गैसेस कॉम्प्रेसिबल होती हैं और यही इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, यही इनकी मेन बात है जो कि किसी और स्टेट ऑफ मैटर में नहीं देखने को मिलती। सेकंड है द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अज्यूम दैट। अच्छा, काइनेटिक गैसेस के पॉइंट्स भी देखते हैं। गैस पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। ओके, गैस पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, नहीं, देखो अगर काइनेटिक थ्योरी की बात करें ना, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन करती है आइडियल गैस के बारे में। वो ट्रू गैसेस को या रियल गैसेस को एक्सप्लेन ही नहीं करती, उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करती, वो आइडियल गैसेस को एक्सप्लेन करती है। और आइडियल गैसेस के बारे में दो बातें जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है। पहली बात क्या कि उनके अंदर कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती, यानी कि उसके पार्टिकल ना ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और ना ही रिपेल कर रहे होते हैं। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात वो कहता है कि इसका गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है, यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे आइडियल गैस की बात हो रही है, तो आइडियल गैस के बारे में पहला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि रियल गैसेस भी कांस्टेंट रैंडम मोशन में मूव करती हैं। उसके अलावा गैस पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, आइडियल गैस में ऐसा नहीं होता। गैस पार्टिकल स्टेशनरी भी नहीं होते, मूव कर रहे होते हैं। उसके अलावा गैस पार्टिकल हैव नो काइनेटिक एनर्जी, ऐसा भी नहीं है। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसके अंदर लाजमी तौर पे काइनेटिक एनर्जी होती है। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि गैस पार्टिकल आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन
और इनका मोशन जो होता है वो स्ट्रेट पाथ के अंदर होता है, स्ट्रेट कवर करते हैं चाहे कोलिजन करें या कोलिजन ना करें। इसकी बात है थर्ड, विच लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये बात कहता है बॉयल्स लॉ। अब आप इसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी का जैसे मैं समझा रही थी, आप उससे अंदाज़ा लगा लो कि एक चैम्बर में मेरे पास ये गैस फिल्ड है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम ज़्यादा है और अभी इसका प्रेशर कम होगा, मतलब जो भी है कम है। अब मैं क्या करूँ, इसके ऊपर लगाना शुरू कर दूँ मैं प्रेशर, इसको प्रेस करते 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 मैं गैस के मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल यहाँ पे ले आई। तो मैंने प्रेशर क्या करा, बढ़ाया, तो देखा मैंने कि वॉल्यूम में कमी आ गई। तो ये बात एक्सप्लेन करता है बॉयल्स लॉ। लेकिन एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, हम गैस के टोटल 4 पैरामीटर्स को पढ़ रहे होते हैं। एक उसका मास, वो भी मोल में हो गया इस तरीके से, ठीक है। एक उसका वॉल्यूम, एक उसका टेम्परेचर और एक उसका प्रेशर। हमेशा याद रखनी है इन लॉज में, जब हम किसी दो चीज़ों को स्टडी करेंगे तो हमें बाकी चीज़ें कांस्टेंट रखनी पड़ती हैं। जैसे अगर अभी हम यहाँ पे बात करें तो वॉल्यूम और प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन पढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर और मास को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये लॉ डेविएट कर सकता है हमारी स्टेटमेंट से, यानी कि कहीं भी बात गलत हो सकती है। ये 4 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गैस, फिर गैस का तो ना फिक्स वॉल्यूम है, ठीक है, ना उनका फिक्स वॉल्यूम नहीं कहेंगे, फिक्स शेप नहीं है उनका, ठीक है, उनका फिक्स वॉल्यूम भी एक तरीके से नहीं है, ठीक है। तो कुछ बातें गैसेस की हैं जो कि मेजरेबल नहीं होती, तो इसलिए हम इनके इन पैरामीटर्स पर रिलाई करके इनको पता लगा देते हैं। और सबसे मेन पैरामीटर होते हैं इन चारों में से भी प्रेशर, कि गैस के प्रेशर से हम उसके बारे में पता लगा देते हैं कि वो गैस किस टाइप की है, क्या क्वालिटी है उसकी। नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ इफ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम, क्योंकि हमें पता है कि चार्ल्स लॉ कहता है कि जो वॉल्यूम है और टेम्परेचर है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले लो कि एक डब्बा है, उसके अंदर पहले टेम्परेचर कम था तो मॉलिक्यूल ना थोड़ी क्लोज क्लोज दिखने को मिल रहे थे। मैंने क्या करा, इतने वॉल्यूम में थे, मैंने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो मैंने देखा वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर स्प्रेड हो गए। इसकी अगर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ, जो मैं मोस्टली अपने स्टूडेंट्स को दे रही होती हूँ, कि सर्दियों में क्या होता है, हम लोग कंबल लेके साथ साथ बैठे हुए होते हैं, लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में क्या कहते हैं कि भाई दूर हटो, गर्मी लग रही है भाई, पसीने आ रहे हैं। तो सिमिलरली गैसेस के साथ भी ये होता है, सर्दियों में ये करीब करीब बैठे हुए होते हैं, जब ठंडी ठंडी इनको टेम्परेचर दिया जाता है, और जब गर्म टेम्परेचर दिया जाता है, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, तो फिर ये दूर दूर फैलना शुरू कर देते हैं। तो दोनों का क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर हम टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 5 है, विच गैस लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो ये चीज़ कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली आइडियल गैस पे उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, उसके ज़रिए हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी को रियल गैसेस के लिए रखें तो ये एप्लीकेबल नहीं है, ये इक्वेशन रियल गैसेस के लिए, ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए, इसीलिए इसे आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है। सही है। अच्छा, एक और मैं बता दूं कि ये आइडियल गैस इक्वेशन निकलती कैसे है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को मिलाने पर हमें ये इक्वेशन निकल के मिल रही होती है। तो ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि तीन लॉस को कंबाइन करते हैं तो ये इक्वेशन हमें मिलती है। 6 है, द प्रेशर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज्ड इट्स वॉल्यूम, अभी हमने पढ़ा कि वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है। क्या कहा जा रहा है, आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, इन्वर्स रिलेशन है, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा ना। जैसे अभी हमने कंप्रेसिबिलिटी की बात करी, प्रेशर बढ़ाया था तो वॉल्यूम कम हो रहा था गैस का, तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है, कम होने लग जाता है प्रेशर बढ़ाने पर। उसके बाद 7 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इन एसआई यूनिट। वैसे तो उसकी काफ़ी सारे यूनिट है, लेकिन अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट में जूल अपॉन केल्विन इंटू मोल, ये वाला 8.314 है, जिसको हम मोस्टली ना फिजिक्स में अगर आप लोग
न्यूमेरिकल करते हो तो फिजिक्स में हम ये वाली वैल्यू यूज़ कर रहे थे और केमिस्ट्री में हम ये 0.0821 यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसे यूनिट में ये वाली, ठीक है। हम केमिस्ट्री में मोस्टली CGS सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन आइडियल गैस। देखते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर सिग्निफिकेंट, ऐसा नहीं होता। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि आइडियल गैस के अंदर कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती। दूसरी बात क्या है, द गैस हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम। द गैस हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम, देखते हैं आगे। द गैस फॉलो द आइडियल गैस लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बात थोड़ी ठीक लग रही है। लास्ट भी पढ़ लेंगे, द गैस कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड। तो इन चारों में से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन जो है ना वो ये है कि आइडियल गैस की बात क्या है कि उसको बनाया ही क्यों गया है। उसका रीज़न है कि वो सारे गैस लॉ को ओबे करती है हर टेम्परेचर हर प्रेशर पे। वरना अगर हम रियल गैसेस की बात करें तो हर रियल गैस एक अलग बिहेवियर शो कर रही होती है अलग टेम्परेचर प्रेशर पे। तो आइडियल गैस को बनाने का मकसद ये है, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर ये वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अच्छा, नो डेफिनेट नो नहीं कह सकते, लेकिन नेग्लिजिबल ज़रूर कह सकते हैं, ठीक है। नो बात सही नहीं होगी, होता है वॉल्यूम बट नेग्लिजिबल होता है, सही है। इसके अलावा गैसेस कैन नॉट बी एक्सप्रेस, ये तो बात ही बहुत ही ज़्यादा गलत है। गैसेस का तो सबसे मेन प्रॉपर्टी है कि वो एक्सप्रेस करो कॉम्प्रेस होती हैं। उसके बाद 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज लाइकली टू डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर। देखो, वो गैस ज़्यादा डेविएट करेगी हाई प्रेशर पे जिसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी, जिसके अंदर स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी वो ज़्यादा। और स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किन एटम्स के किन मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में होती हैं, जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले मॉलिक्यूल्स आपस में डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं ना, तो उनके दरम्यान में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं, क्योंकि फिर वो पोलैरिटी वाली बात आ जाती है। तो यहाँ पे हीलियम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की बात करें तो हीलियम भी एक मोनोएटॉमिक गैस है। हाइड्रोजन में H2 सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले आ रहे हैं N2। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें कार्बन और O2 वाले दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में काफ़ी डिफरेंस होता है। कार्बन पॉजिटिव बिहेव करा होता है और ऑक्सीजन नेगेटिव बिहेव करा होगा। सेकेंडरी के रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो जब आती है जब आप ग्रिग्नार्ड रीजन के रिएक्शन कर रहे होते हो, वहाँ पे जो आप एसिटिक एसिड बना रहे होते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक बेस्ट एग्जाम्पल होती है यहाँ पर। नहीं, उसके बाद 10 है, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो कैलकुलेटेड वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। यानी कि अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM प्रेशर पे किसी गैस का वो निकालो, और हाँ 1 मोल हो, ये कंडीशन रख के अगर आप वॉल्यूम निकालोगे किसी भी गैस का तो आपको 22.4 लीटर्स या फिर डेसीमीटर क्यूब देखने को मिलेगा। आई थिंक इससे तो आप काफ़ी फेमिलियर हो गए, क्योंकि काफ़ी न्यूमेरिकल्स इसके रिलेटेड आपको फर्स्ट टाइम में देखने को मिलते हैं। उसके बाद अच्छा ये तो हो गया, वापस से पढ़ने लग गई थी मैं। उसके बाद है, विच लॉ रिलेट्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन अ मिक्सचर टू द टोटल प्रेशर। बेसिकली डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डेल्टन्स लॉ का पूरा नाम ही क्या है कि डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डेल्टन्स का वो लॉ है जो प्रेशर के बारे में बताता है कि जो टोटल प्रेशर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस के पार्शियल प्रेशर से मिलकर आता है। अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल, एक कंटेनर है, इसके अंदर मेरे पास A गैस के मॉलिक्यूल फिल है, B गैस के मॉलिक्यूल फिल है और C गैस के मॉलिक्यूल्स फिल है। शर्त क्या है कि ये तीनों गैसेस नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, यानी कि ये तीनों आपस में कोई रिएक्शन ना कर रही हो। अब ए के मॉलिक्यूल भी जाके वॉल से टकरा रहे हैं, बी के मॉलिक्यूल भी जाके टकरा रहे हैं और सी के मॉलिक्यूल भी जाके टकरा रहे हैं, तो जो इस वॉल पे मुझे प्रेशर फील हो रहा होगा वो इन तीनों के प्रेशर का सम होगा। कुछ प्रेशर, क्योंकि पूरा प्रेशर तो ए नहीं लगा रहा ना, थोड़ा सा लगा रहा होगा, बी थोड़ा लगा रहा होगा और सी, तीनों के मिल के मुझे ओवरऑल मिल रहे होंगे। तो इसलिए मैं कहूँगी कि ए का पार्शियल प्रेशर प्लस बी का पार्शियल प्रेशर प्लस सी के पार्शियल प्रेशर का जब सम होगा तो फिर हमें टोटल प्रेशर मिलेगा जो उस कंटेनर पर लग रहा होगा, जो कि डेल्टन ने बात कही थी, ठीक है। So, उसकी बात है, द टेम्परेचर एट टू विच द मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल थ्योरेटिकली सीजेस। वर्ड क्या यूज है, थ्योरेटिकली सीजेस, यानी कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल का बिल्कुल
ऐसे टेम्परेचर पे जाके बिल्कुल वो वैनिश हो जाए, मोस्टली वैनिश का भी वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर उसका मोशन बिल्कुल ज़ीरो के बराबर हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो टेम्परेचर होता है 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। प्रैक्टिकली हम इस टेम्परेचर तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम ये बात कहते हैं कि हम लोग जो चार्ल्स लॉ पढ़ रहे होते हैं ना, कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम कहते थे कि इस एक एक पॉइंट आता है जो कि -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, जहाँ पे वॉल्यूम जीरो हो जाता है। वॉल्यूम जीरो होने का मतलब क्या है कि गैस बिल्कुल वैनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसका मोशन ख़त्म, मतलब जब गैस ही ख़त्म होगी तो उसकी पार्टिकल्स की मूवमेंट भी ख़त्म हो जाएगी, तो उस पॉइंट पे हमारा जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। और वॉल्यूम जीरो होने का मतलब यहाँ पे वही बात है कि मोशन थियोरेटिकली सीज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब थियोरेटिकली क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि प्रैक्टिकली हम इस टेम्परेचर को नहीं अचीव कर सकते, तो ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं, अभी तक इसको प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं किया गया है। तो इसलिए 0 केल्विन वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर हम ये ज्यूम कर रहे होते हैं कि वैनिश हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा इसका वॉल्यूम। 13 है, रियल गैसेज डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बिकॉज। अच्छा, रियल गैसेस क्यों डेविएट करती हैं आइडियल गैसेस से? तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि दो रीज़न है रियल गैसेस और आइडियल गैसेस में, वो है एक तो वॉल्यूम का मसला, वॉल्यूम का मसला, और दूसरी चीज़ है इनके अंदर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का मसला, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस का मसला। ये दो रीज़न है जिसकी वजह से आइडियल आइडियल और रियल गैसेस डेविएट करती हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा रीज़न इस बात को जस्टिफाई कर रहा है। सबसे पहले है दे हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम, कह सकते हैं दोनों के लिए। दे हैव नो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ऐसा नहीं होता है, रियल गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। इसके बाद क्या है, देयर मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्स, बिल्कुल इनके मॉलिक्यूल्स स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ वॉल्यूम रखते हैं, जीरो वॉल्यूम नहीं कह सकते, एंड एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्स, उनके दरम्यान में अट्रैक्टिव फोर्सेज या रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट। 14 है हमारा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज ड्यू टू। गैस का प्रेशर कब आता है? जब वो किसी कंटेनर से जाके टकराती है, कोलिजन करती है, तो जब उस पॉइंट पे वो प्रेशर प्रोड्यूस करती है। तो कोलिजन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अच्छा, देखते हैं, गैस पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, ये बात तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी करती है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले तो वो कहती है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं आइडियल गैस के, वो स्ट्रेट मूव करते हैं, रैंडम मोशन में मूव करते हैं, और कांस्टेंट मोशन होता है उनका, यानी कि उनकी स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रही होती। दूसरी बात क्या कि वो जब टकराते हैं दीवार से तो वो प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, और वो आपस में भी कोलिजन करते हैं, और जो दीवार से भी कोलिजन करते हैं वो कम्प्लीटली इलास्टिक होता है, मतलब कोई भी एनर्जी और किसी भी चीज़ का लॉस नहीं होता, कुछ भी लॉस नहीं आता, मोमेंटम एनर्जी किसी चीज़ में लॉस नहीं होता। तीसरी बात क्या कि आइडियल गैसेस के अंदर कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती। चौथी बात क्या कि इनका जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है, यानी कि ना होने के बराबर होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो कहती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सा। अच्छा, यहाँ पे पहला है कि गैस पार्टिकल आर इन कांस्टेंट मोशन, ये बात तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की है, लेकिन आप यहाँ पे बताना है कि कौन सी बात गलत है। गैस पार्टिकल हैज़ नेग्लिजिबल वॉल्यूम, ये भी बात सही है। गैस पार्टिकल हैज़ नेग्लिजिबल वॉल्यूम, ये भी बात सही है। गैस पार्टिकल अट्रैक्ट एंड रिपेल ईच अदर सिग्निफिकेंटली, ये बात हमारी, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन करेक्ट है लेकिन बात गलत है कि गैस पार्टिकल, बेसिकली यहाँ पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात हो रही है, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हम आइडियल गैस को स्टडी कर रहे होते हैं, तो आइडियल गैस के अंदर कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं होती। सही है, तो ये बात होगी। उसके बाद 6 है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर यूज इन द आइडियल गैस लॉ। तो आइडियल गैस लॉ के अंदर हम लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं वो पास्कल्स यूज़ कर रहे होते हैं, और आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा ऑप्शन में कि जूल तो एनर्जी का यूनिट होता है, मीटर लेंथ का यूनिट होता है, पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है, ग्राम्स तो मास का यूनिट होता है। तो यहाँ पे
पास्कल ही करेक्ट ऑप्शन होगा, और ये ऐसा यूनिट भी है प्रेशर का। उसके बाद 17 है, विच गैस लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस। तो ये एक्सप्लेन करता है चार्ल्स लॉ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली फंक्शन टेम्परेचर, ये आई थिंक ऊपर ही आया था, तो उसको आगे निकाल देते हैं। द रिलेशनशिप P1 इक्वल्स टू P2 इज द एक्सप्रेशन ऑफ, तो प्रेशर और वॉल्यूम को किसने रिलेट करवाया था, बॉयल्स ने करवाया था। तो ये बॉयल्स लॉ की इक्वेशन से निकल कर आता है कि, सॉरी मैंने तो दोनों जगह लिख दिया, P1 बराबर हो जाते हैं के, फिर P2 बराबर हो जाता है के इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन, फिर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो P1 इक्वल्स टू P2 निकल कर आता है बॉयल्स लॉ की इक्वेशन से। 19 है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ गैस इज हाफ इट्स वॉल्यूम विल। तो देखो प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है, या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि वॉल्यूम 1/p। अब यहाँ पे देखो, अगर क्या कह रहा है कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट लेकिन प्रेशर ने, आपने प्रेशर को हाफ कर दिया। हाफ करने का मतलब क्या है कि आपने क्या किया, ये फॉर एग्जाम्पल इक्वल्स टू का साइन लगा लेते हैं, प्रेशर को हम कर दिया हाफ, 1/2 टाइम्स कर दिया। अब आप इस 2 को अगर उधर मल्टीप्लाई भेजोगे तो 2v के बराबर हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम डबल हो जाएगा प्रेशर के हाफ करने से, तो वॉल्यूम विल बी डबल। 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ इफ्यूजन। सबसे ज़्यादा इफ्यूजन वही तेज़ी से करेगा जिसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, हीलियम का 4 होता है, आर्गन का मुझे एग्जैक्टली इसकी वैल्यू याद नहीं आ रही, लेकिन ग्रेटर देन हीलियम ही होता है, हीलियम से तो ज़्यादा ही होता है, और नाइट्रोजन का 14 होता है। सही है, तो यहाँ पे सबसे कम किसका हुआ, हीलियम का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाता है, जिस जो कि सबके मुकाबले में कम है। आर्गन का आई थिंक 40 होता है, तो अगेन ये भी ज़्यादा ही है हीलियम से, तो हीलियम हमारा जीत गया और ये सबसे तेज इफ्यूजन करेगा। देखो इसके एग्जाम्पल ऐसे लो, इंसानों में भी एग्जाम्पल होती है ना। इफ्यूजन का मतलब होता है भागना, फैलना, कि गैस को मैंने डब्बे में से निकाला और वो कितनी तेज़ी से हवा में फैल रही है, दैट इज इफ्यूजन। मतलब किसी होल से निकल के छोटा सा सुराख था, उसमें से गैस निकल के कैसे फैली, जैसे परफ्यूम वगैरह हम लोग कर रहे थे, स्प्रे रूम फ्रेशनर कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली हम देखो इंसानों की अगर बात करें तो इंसानों में भी क्या होता है, जो पतला दुबला इंसान होता है, कम वजन वाला, वो जल्दी जल्दी भाग लेता है, लेकिन जो हेल्दी होगा उसको भागने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा और वो थोड़ा स्लो भागेगा एज़ कम्पेयर टू जिसका वजन कम है। सिमिलरली गैसेस में भी यही कॉन्सेप्ट लगता है रेट ऑफ इफ्यूजन में, यानी कि वो जल्दी फैलती हैं वो गैसेस जिनका वजन कम होता है। ठीक है, जिनका एटॉमिक मास कम होता है, वजन से मुराद है इनका एटॉमिक मास, इनका वेट तो नहीं होता है, एटॉमिक मास होता है। इसकी बात है, विच प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस अलाउ देम टू बी कॉम्प्रेस ईजिली। अब गैसेस के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती है, यानी कि मॉलिक्यूल काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स को हम दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। तो इनके लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, इनके दरमियान की स्पेसेस की वजह से हम इनको कॉम्प्रेस कर पाते हैं और इनको इतनी सी जगह में ला पाते हैं, तो ये कॉम्प्रेस हो जाती है। 22 है, द आइडियल गैस लॉ इज कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। तो मैंने बताया था कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ, इन तीनों से मिलकर हमें आइडियल गैस इक्वेशन मिल रही होती है। उसके बाद 23 है, द स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट STP, आई थिंक ये रिपीटेड है, 22.4 लीटर होता है आइडियल गैस का वॉल्यूम STP पे। मोलर वॉल्यूम का मतलब ये क्या होता है, एक मोल का वॉल्यूम। सही है, तो वो मोलर वॉल्यूम कहलाता है। 24 है, व्हाट हैपेंस टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगी तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। सही है, तो इट इंक्रीजेस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। 25 है, विच गैस लॉ स्टेट दैट द टोटल प्रेशर
ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। तो ये हमने पढ़ा था डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वो प्रेशर के बारे में एक्सप्लेन करता है कि एक डब्बे के अंदर गैसेस बंद है, तो जो डब्बे के ऊपर प्रेशर आ रहा होगा वो सारी गैसेस जो अंदर बंद है उनकी प्रेशर का मिक्सचर यानी कि सम होगा। सारे प्रेशर गैसेस के प्रेशर को प्लस कर दो। इसकी बात है अंडर विच कंडीशन डू रियल गैसेस डेविएट मोस्ट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो आइडियल बिहेवियर से देखते हैं। पहले ऑप्शन ए है लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, नहीं, इस पे नहीं होता। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे भी नहीं होता। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे जो है वो हमारी रियल गैसेस डेविएट करती हैं आइडियल से। इसका रीज़न क्या है कि देखो लो टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो रियल गैसेस होती है ना उनके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ जाती है। क्योंकि लो टेम्परेचर ये होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं तो इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ जाती है। सिमिलरली हाई प्रेशर पे भी मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं और इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ जाती है, इसलिए डेविएट करती हैं रियल गैसेस आइडियल गैस से इन कंडीशंस पे। ठीक है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हम कहते हैं आइडियल गैसेस में नहीं होते, लेकिन इन कंडीशंस पे रियल गैसेस के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत वाज़ेह हो जाती हैं, क्योंकि डेविएट यानी कि मुख्तलिफ खिलाफ होने लग जाती है आइडियल गैस के बिहेवियर के। 27 है द वैन डेर वाल इक्वेशन करेक्ट द आइडियल गैस लॉ फॉर। तो हमने पढ़ा था कि दो चीज़ें गलत कहती है ना आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कि एक उसके अंदर कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती, दूसरा उसका वॉल्यूम जीरो के बराबर है, नेग्लिजिबल है, लेकिन रियल गैसेस के अंदर ऐसा नहीं होता। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी बात सही है। वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बिल्कुल सही। वैन डेर वाल ने इन दो चीज़ों की करेक्शन की थी, एक तो वॉल्यूम की करेक्शन की थी, दूसरा उन्होंने प्रेशर की करेक्शन की थी, जो कि किस वजह से आता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से आता है। बेसिकली देखो, अगर आइडियल गैस कहती है कि गैस के मॉलिक्यूल के अंदर कोई प्रेशर नहीं होता, यानी कि यहाँ से भी गैस का मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक डब्बे के अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल हैं, तो अगर ये डब्बे ये जाके वॉल से टकराएगा तो उसके जो प्रेशर है उसको ये दोनों कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन रियल गैसेस के अंदर क्या होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। अब ये जितनी स्पीड से इससे टकराने जा रहा होगा तो ये जो है ना इससे अट्रैक्ट हो रहा होगा, इससे अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये इससे अट्रैक्ट हो रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आइडियल गैस के मुकाबले में ये जिस स्पीड से आके टकराएगा वो थोड़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि पीछे से कोई रुकावट आ रही है, ये दोनों उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं ना, तो रुकावट हो रही होगी जो कि आइडियल गैस के मुकाबले में कम ही प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। तो ये रीज़न है कि वैन डेर वाल ने ये चीज़ जो है वो करेक्ट की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल हैव द लीस्ट डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो अब यहाँ पे सबसे कम जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी वो गैस हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत आइडियल गैस जैसा बिहेव करती है, लीस्ट डेविएशन करती है, यानी कि बहुत कम मुखालफत करती है आइडियल गैस बिहेवियर की। तो यहाँ पे हीलियम एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हीलियम क्या है, एक नोबल गैस है। नोबल गैसेस आर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट इस सिचुएशन में। नोबल गैस है, हम जानते हैं नोबल गैस किसी भी चीज़ से रिएक्शन नहीं करती, वो इनर्ट होती हैं और किसी भी जिसके साथ कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं शो करती, और ये होती भी मोनोएटॉमिक है। इसके अलावा अगर मैं हीलियम की पर्टिकुलरली बात करूँ तो हीलियम का तो साइज़ भी छोटा होता है, यानी कि इसका वॉल्यूम भी बहुत कम होता है, तो इसीलिए ये आइडियल गैस के बिहेवियर से कंपटीशन कर सकता है। 29 है द डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज अ प्रोसेस बाय विच गैस पार्टिकल मूव थ्रू अ स्मॉल होल। स्मॉल होल से अगर होता है ना तो फिर वो इफ्यूजन कहलाती है, डिफ्यूजन नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। गैस पार्टिकल स्प्रेड थ्रू आउट अ कंटेनर, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इफ्यूजन में क्या है कि आपने एक छोटा सा सुराख कर दिया कंटेनर में, वहाँ से गैस लीक हो रही है, और डिफ्यूजन में क्या होता है कि गैस आपने कंटेनर का पूरा ढक्कन खोल दिया और गैस फैल रही है, तो फिर वो डिफ्यूजन होती है। 30 है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैस। तो प्रेशर ऑफ अ गैस के लिए गैस के प्रेशर के लिए हम यूज़ करते हैं मैनोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता लगाने के लिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आपको पता लगाना हो तो देन यू यूज़ बैरोमीटर, लेकिन अगर आपको किसी गैस का प्रेशर पता लगाना हो तो वो फिर मैनोमीटर से यूज़ होता है। 31 है द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ मिक्सचर डिपेंड्स ऑन।
पार्शियल प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली वो पूछना होता है कंसनट्रेशन ऑफ किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स के। अब किसी डब्बे के अंदर गैस के अब ए के मॉलिक्यूल्स, बी के कंसनट्रेशन, बी के मॉलिक्यूल्स, जितने ज़्यादा इनके मॉलिक्यूल्स कंटेनर के अंदर होंगे उतने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे और उतना ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। गैस के जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ज़्यादा वो आपस में टकरा रहे होंगे और उतने ज़्यादा जाके वॉल से भी टकरा रहे होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे होंगे। 32 है विच गैस इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव आइडियली एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि कोई नोबेल गैस तो नहीं है, तो यहाँ पे मुझे दिख गया, ये दिख गई नियॉन। नियॉन नोबेल गैस है जिसके अंदर वीक फोर्सेस होती हैं और ये बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, जैसे हीलियम की बात की थी सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। नियॉन भी एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। उसके बाद है द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो तो ऑलवेज इक्वल टू 1 आती है, इसका ग्राफ भी होता है। ठीक है, अगर आप z इसका फॉर्मूला लिखो पी वी ओवर एन आर टी तो ये इक्वल्स टू 1 निकल कर आता है। ठीक है, आइडियल गैसेस के लिए। उसके बाद 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट गैसेस। गैसेस के बारे में, अच्छा क्या चीज़, दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। डेफिनेट वॉल्यूम नहीं कह सकते, ना ही डेफिनेट शेप होता है। दे हैव अ डेफिनेट शेप बट नो डेफिनेट वॉल्यूम, नहीं, ये बात भी गलत है, शेप तो होता ही नहीं है। दे हैव नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, इसके हाँ ये ऑप्शन सही है। ना ही गैसेस का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना ही फिक्स्ड शेप होता है। ठीक है, वो फैलती भी रहती हैं टेम्परेचर के हिसाब से, कॉम्प्रेस भी होती रहती है, तो उनका ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है ना ही फिक्स शेप होता है। और इसी के साथ हमारे MCQs ख़त्म हो गए हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई इशू नहीं हुआ होगा। और मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देख के जिस तरीके से भी समझा सकूँ समझाया मैंने। एंड आई रियली होप कि आपको समझ आया हो। अगर इसके हवाले से कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई ट्राई टू रिप्लाई और आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को, इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, उसके MCQs करेंगे, अगेन वो भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो इस सीरीज़ को जो भी सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वो इस सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस ना करें, किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ये वो MCQs हैं जो आपको पे करने से मिलते हैं और आप इन लेक्चर्स में फ्री में भी कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे भी दोनों तरीक़ों से, एक तो पढ़ाई में भी और दूसरा पैसों के हिसाब से भी। तो आई रियली होप एंड रियली सजेस्ट कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।